Hello students, today we are going to cover the geography part of our GS basically from the prelims perspective, and the first topic is the interior of the earth. It basically contains the crust, the mantle and the core. We will further read about it in the coming slides. So first we will see the structure of the interior of the earth, which is made up of several कंसेंट्रिक लेयर्स. कंसेंट्रिक लेयर्स क्या होती है? जैसे कि एक अनियन अरेंज होता है अपनी लेयर्स में, वैसे ही हमारी अर्थ भी लेयर्स में अरेंज होती है. द हीट फ्रॉम द अर्थ फॉर्मेशन, जब हमारी अर्थ फॉर्म्ड हुई थी तो उसकी जो हीट है, एंड द रेडियो एक्टिव डिके. रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है? जब अनस्टेबल एटम्स स्लोली ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्मॉलर पार्ट्स, और जो मोर स्टेबल एटम्स होते हैं अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं इन द प्रोसेस, तो ये क्या करते हैं? हीट को जनरेट करते हैं और एक तरीके से कन्वेक्शन करंट्स बनाते हैं. कन्वेक्शन करंट्स क्या होता है? मूवमेंट ऑफ हॉट प्लस कोल्ड मटीरियल. तो इसमें क्या होता है? हॉट स्टफ rises and the cold stuff cools down and the sinks again. So it's like a boiling water. So it flows in circular motion. Drives movement in these layers. Earthquakes, volcanic activity and magnetic field generations are all influenced by the processes within the Earth's interior. तो तीन चीज़ें होती हैं जिससे अर्थ का इंटीरियर क्या होता है? इन्फ्लुएंस होता रहता है. दैट इज द अर्थक्वेक, द वॉल्केनिक एक्टिविटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड. जैसे जैसे हमने ये देखा कि ये जो अनियन लाइक हमारे पास जो कंसेंट्रिक लेयर्स होती है, हम इसके नीचे नीचे जाते रहेंगे तो जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता रहेगा, एज वेल एज डेंसिटी भी हमारी क्या होगी? इंक्रीज होती रहेगी. तो इसमें लिखा है देखो, टेम्परेचर, प्रेशर एज वेल एज द डेंसिटी विल इंक्रीज एज वी गो डीपर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, बिकॉज हमारे पास क्या अवेलेबल है यहाँ पे? रेडियो एक्टिव मटीरियल्स. ठीक है, ये अर्थ का स्ट्रक्चर है. आई विल एक्सप्लेन इट ब्रीफली बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस इन मोर डिटेल लेटर पार्ट. सो द कोर इज दिस, द मैंटल इज द मिडल पोर्शन एंड द क्रस्ट इज द अपर मोस्ट पोर्शन. Then we will study what are the primary sources of information used to understand the Earth's interior. अब हमें तो पता लगाना था, जोग्राफी जो पढ़ते हैं उनको पता लगाना था कि अर्थ का इंटीरियर हमें कैसा लगता है. तो हमने कुछ चीज़ें करी जिससे हमें थोड़ा बहुत पता चला, बट हमें टोटली अभी तक नहीं पता कि अर्थ का इंटीरियर कैसे चलता है. ठीक है, द फर्स्ट इज इनएक्सेसिबल अर्थ्स इंटीरियर. हम अर्थ के इंटीरियर तक पूरा नहीं पहुंच सकते बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर, डेंसिटी एंड द प्रेशर. सो फर्स्ट इज रीचिंग द center of the earth to make direct observation or to collect samples is currently impossible because the temperature is very high. तो हम लोग नीचे तक पहुंच नहीं सकते बिकॉज टेम्परेचर इतना हाई रहता है. तो अगर हम उसमें कोई चीज़ भेजेंगे भी तो वो क्या हो जाएगी? मेल्ट डाउन हो जाएगी, और इंसानों को भेजना तो इम्पॉसिबल ही है. तो मोस्ट ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थ्स इंटीरियर एस्टिमेट्स पे बेस्ड है, इन्फ्रेंसेस पे बेस्ड है, और इनडायरेक्ट एविडेंसेस जो हमने इधर उधर से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके लाए हैं. तो हमने डायरेक्ट सोर्सेज क्या क्या यूज़ करे टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ्स इंटीरियर. सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में वो आती है कि रॉक्स तो अंदर से ही आए होंगे अर्थ के. तो हम सबसे पहले रॉक्स को देखते हैं और उससे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये कितनी डीपर साइड ऑफ द अर्थ से आई है और इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिससे हमें पता चल सकता है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैसा लगता है. नेक्स्ट हमने गोल्ड माइंस की एक्सकेवेशन करा इन साउथ अफ्रीका, जो कि अप टू 3 to 4 किलोमीटर्स डेप्थ में थी. देन द माइनिंग that we took place वो unfeasible हो गई beyond a certain point because of the extreme temperature. because एक टाइम तक तो आप माइनिंग कर सकते हो, बट उसके बाद क्या हो जाएगा? इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा कि आपकी सारी जो मेथड्स आप यूज़ कर रहे हो जस्ट टू आइडेंटिफाई व्हाट्स इन साइड द अर्थ, वो फेल हो जाएंगी. तो ये अनफीजिबल है, यानी कि संभव ही नहीं है कि हम इतनी ज़्यादा डीप में जा सकें. नेक्स्ट हमने कुछ प्रोजेक्ट्स भी करे थे, दैट इज डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट एंड द इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट. हमने ड्रिल प्रोजेक्ट्स करे थे डीप ओशन में जाके, ताकि हमें इंटीरियर्स का पता चले. देन हमने डीपेस्ट ड्रिलिंग करी कहाँ पर? आर्टिक ओशन एट कोला. ये देखो, आई हैव पुट द इमेज ऑफ दिस. द क्रिप्टिक फैक्ट्स में बताया गया द डीपेस्ट होल इन द वर्ल्ड इज द कोला सुपर डीप बोर होल इन द रशिया रीचिंग 12,262 मीटर्स. ठीक है, ये 12 किलोमीटर्स तक है जस्ट टू सी कि हमारी अर्थ के इंटीरियर में क्या है. तो हमने इसको 12 किलोमीटर तक
नीचे करा था, लेकिन इसके बाद भी क्या हुआ, हमें टोटल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई. देन डायरेक्ट इंसाइट्स इनटू अर्थ्स इंटीरियर कैन आल्सो बी ग्लेन्ड फ्रॉम मॉल्टन मटेरियल. मॉल्टन मटेरियल क्या होता है, जो पिघला हुआ चीज़ आती है हमारे पास जब भी वॉल्केनो इरप्ट होती है, उसको हम लोग मॉल्टन मटेरियल बोलते हैं और मैग्मा बोलते हैं. तो उससे हमें पता चलता है, क्योंकि देखो वॉल्केनो के सबसे नीचे जाने से हम लोग देखेंगे तो वहाँ से लावा ऊपर आता है, तो वो किस फॉर्म में आता है, मैग्मा के फॉर्म में आता है. तो हमें पता लग सकता है कि अगर हम उससे थोड़े से सैंपल्स उठा के ऑब्जर्वेटरी में या फिर केमिकल लैब में देखें कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ एक्चुअली में क्या क्या कॉम्पोजिशन से बना है, या फिर उसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. यहीं पर हम दो कॉन्सेप्ट को भी समझ लेंगे कि मैग्मा और लावा में क्या डिफरेंस है. देखो, जो मॉल्टन रॉक होती है, जो बीनीथ द सरफेस रहती है, मॉल्टन रॉक मतलब पिघली हुई चट्टान जो बीनीथ रहती है सरफेस के, उसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं. और जैसे ही वो ऊपर ऊपर आती जाती है वॉल्केनो से, ये देखो जैसे ये आई, फिर जो ये बाहर आ गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लावा. तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, एंड द डिफरेंशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन हमने कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज भी यूज करे हैं. हमने डायरेक्ट सोर्सेज देख लिए, अब हम इनडायरेक्ट सोर्सेज देखेंगे. ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर प्रोवाइड्स क्लूज अबाउट द कंडीशन इनसाइड द अर्थ. फर्स्ट हमने क्या करा, माइनिंग रिवील्स दैट द टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी राइज एज यू गो डीपर इनटू द अर्थ. वी हैव स्टडीड कि टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी तीनों क्या, जैसे ही हम लोग जितना अंदर जाते रहेंगे ये क्या करेंगी, बढ़ती रहेंगी. ठीक है. The changes in these characteristics help to estimate the condition at different depths underground. इससे क्या पता चलेगा कि different कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. हम लोग नीचे जाते जाएंगे, हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो हमें पता चलेगा हम दूसरी लेयर पे आ गए, फिर हम थर्ड लेयर में आ गए, फिर हम फोर्थ लेयर में आ गए. तो ऐसे ही हमें पता चलेगा कि कैसे कैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, कैसे कैसे डेंसिटी बढ़ती जा रही है, और कहाँ तक हम लोगों की जो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हम लोग ड्रिलिंग करते हैं या फिर नीचे तक जाना चाहते हैं, वो कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं. देन कम्स द मीटियोर्स. मीटियोर्स क्या होता है, अगर हम इनको सिंपल तरीके से समझेंगे तो ये एक तरीके की स्पेस की रॉक्स होती हैं. जो भी हम देखते हैं कि शूटिंग स्टार आ रहा है, वो सब क्या होता है, मेटियोर्स होते हैं. ठीक है. तो इनसे भी हम लोग, अगर वो गिरते हैं हमारी अर्थ पे, तो हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये कहाँ से आए और इसमें एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं. ऑल्दो दे डोंट कम फ्रॉम इनसाइड ऑफ द अर्थ, बट ये सिमिलर माने जाते हैं कि क्या पता हमें इनसे थोड़ी सी एविडेंसेस मिल सके. और कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज जो हम लोग यूज करते हैं, फर्स्ट इज ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन इज व्हाट, द pulling force. The differences in the gravitational force at different latitudes can hint at the distribution of mass within the Earth's crust. तो जो distribution of mass है वो हमें पता लग सकता है किससे, gravitation से, जो कि एक तरीके से anomaly है. anomaly मतलब जो continuously change होता रहता है different parameters. Then the magnetic field which also provides the different magnetic fields at the different locations and the points. Then the seismic activity. Seismic activity is basically related in the simple terms with the earthquake. तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो हमें पता चलता है कि कितने इंटीरियर से ये seismic activity हुई है, और इंटीरियर के बारे में हम लोग उसमें जानकारी ले सकते हैं. नेक्स्ट इज द अर्थ्स इंटीरियर. यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे द लेयर्स, द डिसकंटिन्यूटीज एंड द सोर्सेज. द फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट इज द क्रस्ट. क्रस्ट मतलब ये समझो द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. सबसे ऊपर वाली क्रस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए प्रीलिम्स में इम्पॉर्टेंट हो जाती है. पहले हम लोग फीचर्स देखेंगे एंड आई विल राइट डाउन द प्रीलिम्स, जो कि फैक्ट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उसके सामने. द फर्स्ट पॉइंट इज द अर्थ्स आउटर मोस्ट लेयर होती है ये, जो कि सॉलिड भी है और ब्रिटल भी है. ब्रिटल मतलब ये होता है, ये हार्ड तो होती है बट ये वेरी इजी टू ब्रेक भी होती है. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है इसमें और ओशनिक क्रस्ट होता है. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 30 किलोमीटर्स, एंड द डेंसिटी इज 2.7. रॉक टाइप यहाँ पे किस तरीके का मिलता है, ग्रेनाइट मिलता है और मिनरल्स मिलते हैं जो कि दो एलिमेंट से बने हुए होते हैं, दैट इज द सिलिका एंड द एल्यूमिनियम. तो व्हेनेवर वी हैव टू लर्न द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, वी हैव टू लर्न कि यहाँ पे क्या होता है, सियाल होता है. सियाल इज व्हाट, SI इज फॉर सिलिकन एंड AL इज फॉर एल्यूमिनियम. दीज आर द केमिकल फॉर्मूलाज फॉर दिस. यहाँ पे कौन सी डिसकंटिन्यूटी आती है, द कॉनरेड, द बाउंड्री बिटवीन द अपर क्रस्ट एंड द लोअर क्रस्ट. सो डिसकंटिन्यूटी कुछ नहीं है, हम इसको सिंपल वे में ये सोच सकते हैं कि जैसे क्रस्ट है, ये हमारी पूरी क्रस्ट है, तो इसकी ये अपर लेयर है, ये लोअर लेयर है, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी किस नाम से जानी जाती है, कॉनरेड. बस ये एक डिफरेंशिएशन है कि हमने अपर लेयर और लोअर लेयर को किस तरीके से डिफरेंशिएट करा है. नेक्स्ट कम्स आर ओशनिक क्रस्ट. ये थिनर होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से, सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्री
देन इट्स मीन थिकनेस देखो 5 किलोमीटर कितनी कम है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से, ठीक है। देन द डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। देन यहाँ पे कौन सी टाइप ऑफ रॉक मिलती है, द बसाल्ट रॉक। अब यहाँ पे हमें क्या याद रखना है, सीमा। यहाँ पे हमने क्या करा था, सियाल, तो यहाँ पे SI तो इज फॉर सिलिकन एंड Ma इज फॉर द मैग्नीशियम। नाउ वी विल स्टडी द मैंटल पोर्शन। यहाँ पे क्या मिलती है डिसकंटिन्यूटी, मोहोस डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। ये कितने किलोमीटर से एक्सटेंड होती है, 2900 किलोमीटर्स, ये भी प्री में इंपॉर्टेंट है। देन कम्स द एस्थेनोस्फीयर, ये सबसे वीक पोर्शन होता है जो हमें कहाँ मिलता है, द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल। मान लो ये मेंटल है तो यहाँ पे जो अपर पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। इट इज द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा, यहाँ से हम लोगों को मैग्मा का सारे के सारे एविडेंसेस मिलते हैं। नेक्स्ट कम्स द डेंसिटी, इट इज हायर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी से ये हायर है बिकॉज हम क्या है, अब और ज्यादा अंदर जा चुके हैं, क्योंकि क्रस्ट पहले आया देन मेंटल आया, तो अब हम कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, इनसाइड ऑफ द अर्थ, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी विल इंक्रीज, तो डेंसिटी इज मोर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी विच इज द लोअर क्रस्ट एंड द अपर मेंटल और लोअर क्रस्ट, दैट इज द क्रस्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है सॉरी, और जहां से मेंटल स्टार्ट हो रहा है वहां पे हमें क्या मिलेगी, मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी। देन रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी कहाँ मिलेगी, द अपर मेंटल एंड द लोअर मेंटल। लिथोस्फीयर क्या होता है, दिस सॉलिड लेयर कंप्राइजेस द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल। सो द क्रस्ट हमने ले ली, द फर्स्ट लेयर, एंड जो अपर मोस्ट पार्ट है ऑफ द मेंटल वो हमने ले लिया, और ये दोनों क्या बनाते हैं, लिथोस्फीयर, ठीक है। Next comes the lower mantle which is positioned below the asthenosphere, जो weakest part था, and क्या था, the source of magma, ठीक है। ये सॉलिड ही रहता है और एक्सटेंड करता है डाउन टू द अर्थ्स कोर, तो ये अब कोर तक जाएगा, कोर दैट इज द थर्ड लेयर, द डीपर इनसाइड। Now comes the core, that is the third layer, the deepest layer. So it starts at the depth of 2900 kilometers. इसका outer core जो होता है वो liquid रहता है because of the high temperature, but जो inner core होता है वो solid रहता है despite इतना ज़्यादा temperature। क्यों ऐसा, बिकॉज वहाँ पे प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि ये सॉलिड ही रह जाता है, ठीक है। ये याद रखना कि जो आउटर कोर होता है वो लिक्विड में रहता है, बट जो इनर कोर होता है वो सॉलिड में रहता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। कॉम्पोजिशन इसकी क्या रहती है, हमने देखा सियाल, देन हमने देखा सीमा, तो हमें कोर के लिए क्या यूज़ करना है, नाइफ। नाइफ इज़ फॉर निकल एंड Fe इज़ फॉर द आयरन। देन यहाँ पे कौन सी डिसकंटिन्यूटी आती है, दैट इज गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द लोअर मैंटल एंड द आउटर कोर। देन कम्स द लियमैन डिसकंटिन्यूटी, ये किसके बीच में होगी, द आउटर एंड द इनर कोर्स। अब सोर्स ऑफ स्टडी क्या था हमारा, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हमने देख लिया, डायरेक्ट सोर्सेज हमने यूज करे और कुछ हमने इनडायरेक्ट सोर्सेज यूज करे। जस्ट फॉर द रिविजन वी विल सी कि हमने सरफेस रॉक्स को देखा, वॉल्केनिक इरप्शंस को देखा, उसमें से जो मैग्मा आता है, लावा आता है, उसके थोड़े हमने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे एविडेंसेस कलेक्ट करे थे। डीप ओशन ड्रिलिंग करी थी, सबसे ज़्यादा जो हमने डीपेस्ट कर रखी है वो 12 किलोमीटर्स की थी, और वो कहाँ है, कोला इन आर्टिक ओशन। And then the further drilling projects we have done here and there. Then the indirect sources क्या था, the mining activity, the meteors, दो ये डायरेक्ट एविडेंस नहीं देते हैं बट हम इनको कंसिडर करते हैं कि एज इट इज हैं, ठीक है। फिर द ग्रेविटेशन, द मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑब्वियसली द सिस्मिक एक्टिविटी। तो कंक्लूजन हम लोग इससे क्या निकाल सकते हैं, जो कि अर्थ का इंटीरियर है ये हम लोग जान तो सकते हैं बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेस से, बट हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन है हमारे पास नहीं है। Direct observation includes the surface rocks, volcanic eruptions, just the same. Though these means we have uncovered a layer structure from the solid and brittle crust to the liquid outer core and the solid inner core. अभी हमने पढ़ा solid inner core क्यों होता है, despite high temperature because of the pressure. यहाँ पे pressure इतना immense होता है जिसकी वजह से ये solid ही रह जाता है। तो हमने देखा एक brittle crust से लेकर जो हमारी journey थी वो कहाँ तक थी, solid inner core तक।
नेक्स्ट हम लोग पहुंचेंगे, अब हमने एक तरीके से हमारी अर्थ के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, कॉम्पोजिशन ऑफ द क्रस्ट। अब क्रस्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसमें क्या क्या हमें मिनरल्स मिल सकते हैं, क्या रॉक्स होती हैं, ये सब हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। द फर्स्ट इज द मिनरल्स। अब देखो मिनरल्स कैसे बनते हैं, ये आपका स्ट्रक्चर रहता है। पहले हमारे एटम होते हैं, देन एलिमेंट्स आते हैं, देन सब्सटेंसेस बनते हैं, देन मिनरल्स एंड द मैटर। ठीक है, देखो मिनरल्स आर नेचुरल सब्सटेंसेस विद स्पेसिफिक केमिकल स्ट्रक्चर। इनका केमिकल स्ट्रक्चर क्या रहता है, स्पेसिफिक रहता है। ये कहाँ मिलते हैं, मोस्टली अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, जो कि 8 मेन मिनरल से बनते हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर द प्री। कौन कौन से 8 मेन मिनरल्स होते हैं जिससे हम लोगों को अर्थ क्रस्ट में ये सब मिलता है। देखो ऑक्सीजन, सिलिकन एंड द अदर्स, वी विल सी द स्ट्रक्चर की कौन सा कितना 8 मिनरल्स रहता है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि ऑक्सीजन और सिलिकन इसका मेन पार्ट है। फ्रॉम स्पार्कलिंग क्वार्ट्ज, ये देखो ये क्वार्ट्ज की फोटो है, एंड द फेल्डस्पर, दिस इज फेल्डस्पर। दीज मिनरल्स कम टुगेदर टू क्रिएट अ डाइवर्स रॉक स्ट्रक्चर विद इन द क्रस्ट एंड वी सी ऑल अराउंड अस। लेट्स सी मिनरल्स इन द अर्थ क्रस्ट। अब देखो मेजॉरिटी क्या है, 8 एलिमेंट से बनी हुई है, जिसमें हमने ऑक्सीजन, सिलिकन पढ़ लिया था। नेक्स्ट कम्स द एल्यूमिनियम, देन आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्री, यू जस्ट हैव टू मेमोराइज इट। तो 98% जो हमें क्रस्ट में मिनरल्स मिलते हैं वो यही होते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं, नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं, जिसमें एक ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर मिलता है और डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन मिलता है और फिजिकल प्रॉपर्टीज मिलती है। बिकॉज ये क्या है, अभी हमने पढ़ा था स्पेसिफिक केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसमें क्या मिलेगा, स्पेसिफिक एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड द डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन। मिनरल कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, वी हैव सीन द स्ट्रक्चर्स कि एलिमेंट्स के बाद हमें मिनरल मिलता है, उसके बीच में सब्सटेंस आता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजी हमारी जो मिनरल है वो किससे बनेगी, 2 और मोर एलिमेंट से। बट समटाइम्स क्या होता है, एक सिंगल एलिमेंट भी हमारे मिनरल बन सकता है। वो सिंगल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, दिस कम्स इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम, दैट इज द सल्फर, द कॉपर, द सिल्वर, गोल्ड, ग्रेफाइट एक्सेट्रा। द बेसिक सोर्स क्या होता है इन सारे मिनरल्स का, ये होता है हॉट मैग्मा, जो कि हमें वॉल्केनो से मिलता है, जो कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ का पार्ट है। तो जब मैग्मा कूल होता है, अब देखो ऊपर आ गया मैग्मा, दैट इज द वॉल्केनिक पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। तो अभी जब ऊपर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये ठंडा भी होगा। तो लावा जब ठंडा होता है तो वो 2 तरीके की रॉक्स फॉर्म करता है, एक इंट्रूसिव और एक एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव क्या होता है, जो कि वो अंदर ही बना देता है जब लावा उसके या मैग्मा अंदर होता है, और जब लावा निकलता है बाहर तो हम लोग एक्सट्रूसिव रॉक्स बनाते हैं। ये हम फर्दर पढ़ेंगे। अभी देखो, व्हेन मैग्मा कूल्स इट फॉर्म्स क्रिस्टल ऑफ मिनरल्स व्हिच देन अरेंज देमसेल्व्स इन स्पेसिफिक ऑर्डर टू क्रिएट द रॉक्स। अब जैसे जैसे मैग्मा कूल होता रहता है वो अपनी लेयर्स क्रिएट करता है। तो पहले कोई ठंडा हो गया, फिर उसके ऊपर कोई और ठंडा हो गया, तो ये सारे मिलके क्या कंपोजिट कर देते हैं, एक रॉक बना देते हैं। मिनरल्स दैट कंटेन मेटल्स आर नोन एज मेटलिक मिनरल्स। ये हमने बचपन में भी पढ़ा है कि जिन मिनरल्स में मेटल्स होता है वो मेटलिक मिनरल्स होते हैं, जिसमें नहीं होता वो नॉन मेटलिक मिनरल्स होते हैं। तो मेटलिक मिनरल्स के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, हेमेटाइट, एंड दोज आर इकोनॉमिक वायबल माइंस टू सच एज ओर्स। देखो ओर्स क्या होता है, द इम्प्योर फॉर्म ऑफ द मिनरल। जैसे बॉक्साइट है किसका, एल्यूमिनियम का, तो इसको हम लोग प्योर फॉर्म में अगर निकालेंगे तो फिर हमें एल्यूमिनियम मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, द अर्थ क्रस्ट कंटेन ओवर 2000 मिनरल्स बट ओनली 6 ऑफ देम आर वेरी कॉमन एंड मेक मोस्ट ऑफ इट। तो ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे मिनरल्स हैं, बट जो 6 प्रोमिनेंट वंस हैं वो क्या करती हैं, क्रस्ट में हमें मिलती है। तो जो 6 मोस्ट अबंडेंट मिनरल्स हैं वो हमें याद करने, दैट इज फेल्डस्पर, द क्वार्ट्ज, द पायरोक्सीन, द एम्फीबोल्स, माइका एंड द ओलिवाइन। देखो ये रहा पायरोक्सीन, ये रहा एम्फीबोल एंड ये रहा माइका। Feldspar and quartz are the most common minerals found in rocks. So the 2 minerals हैं जो बहुत ज़्यादा मिलते हैं वो कौन से हैं, feldspar and quartz। ये बार बार आप रिपीट करोगे तो आपको लर्न हो जाएगा। feldspar half of the earth crust is composed of, तो half of the earth crust हमारी किससे बनी हुई है, feldspar से बनी हुई है। और सिलिकॉन और ऑक्सीजन जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये क्या है, सबसे ज़्यादा कॉमन एलिमेंट्स है आउट ऑफ द 8, जिससे आधे से ज़्यादा हम लोगों को क्रस्ट में मिनरल्स मिलते हैं। नेक्स्ट इज क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, सैंड एंड ग्रेनाइट का, एंड इट कंसिस्ट ऑफ द सिलिका। पायरोक्सिन क्या है, अब पायरोक्सिन में क्या क्या होता है, देखो कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड सिलिका विच इज कॉमनली फाउंड इन द मीटियोरॉइड्स।
देन एम्फीबोल, द मेजर एलिमेंट्स क्या क्या रहते हैं, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, आयरन, मैग्नीशियम, which is used in asbestos industry. This is a chemical industry in which these are used. Then the mica, it comprises of the potassium, aluminium, magnesium, iron, silica, etc. और ये कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा, igneous and द मेटामॉर्फिक रॉक्स, और इसको कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में. देन कम्स द ऑलिवाइन, ये मेजर एलिमेंट्स इसमें मैग्नीशियम, सिलिका एंड आयरन मिलता है. ऑलिवाइन सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ होता है, ज्वेलरी इंडस्ट्री में. नेक्स्ट कम्स द मेटालिक मिनरल्स, द मिनरल्स विच कंटेन मेटल्स. यहाँ पे क्या क्या आता है, देखो प्रेशियस मेटल्स, दैट इज द गोल्ड, सिल्वर एंड द प्लैटिनम that we use basically as a jewelry part. Then the ferrous metals, यहाँ पे क्या आता है, iron and the other metals often mixed with iron to form various kind of steels. तो क्या होता है, एक तो iron हो गया और दूसरे metals जो हम iron के साथ use कर कर एक third form of मिनरल क्रिएट कर देते हैं. नॉन फेरस क्या होता है, इट इंक्लूड्स द मेटल्स लाइक कॉपर, लेड, zinc, tin, aluminum and etc. Then comes the non-metallic minerals, the minerals which do not contain the metal part. The example is sulfur, phosphates, nitrates. Cement क्या है, एक मिक्सचर है non-metallic mineral का. कंक्लूजन हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हमने ये क्या क्या पढ़ा, देखो 8 की एलिमेंट्स पढ़े, ऑक्सीजन से लेकर सिलिकॉन तक एंड बाकी जो भी रेस्ट है. देन कम्स दीज एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म डिफरेंट एरे ऑफ मिनरल्स, ये आपस में मिलकर थर्ड फॉर्म ऑफ मिनरल बना देते हैं. मेटलिक एंड नॉन मेटलिक मिनरल्स होते हैं, द वन विच कंटेन्स द मेटल एंड वन विच डज नॉट कंटेन द metal. Then comes our types of rocks. There are 3 types of rocks which are very important to study. First comes the igneous rocks, then the sedimentary and the metamorphic rocks. Rocks क्या होती है, एक natural aggregate है minerals का. Aggregate मतलब क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर एक चीज़ बन जाना, that is a rock. और ये क्या चीज़ मिलाता है, the minerals. तो ये क्या बोलेंगे हम, it is the aggregate of minerals formed through geological processes over millions of years. तो बहुत सारी processes जो कि geographical processes हैं, geological processes हैं, वो आपस में होती रहती है, million of years लग जाते हैं rocks को फॉर्म होने के लिए. Unlike minerals, rocks do not have a definite chemical composition and can vary widely in color, hardness and texture. So the main difference between the mineral and the rocks is, हमने मिनरल्स में देखा था कि उनके पास डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता. इनके पास अलग अलग कलर्स भी हो सकते हैं, इनकी हार्डनेस भी वैरी कर सकती है और टेक्सचर भी वैरी कर सकता है. पेट्रोलॉजी हम लोग बोलते हैं द साइंस ऑफ रॉक्स को, जो बेसिकली स्टडी करता है द कॉम्पोजिशन, टेक्सचर एंड द फॉर्मेशन प्रोसेसेस ऑफ द रॉक्स. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स बेसिकली. तो हम लोग कैसे इसको क्लासीफाई करेंगे ये हम देखते हैं. सो द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज, हम लोग प्राइमरी रॉक्स को इग्नियस रॉक्स में बांटते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में बांटते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स में बांटते हैं. इग्नियस रॉक्स कैसे बनती है, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मॉल्टन मटेरियल. मॉल्टन मटेरियल क्या था, वॉल्केनो के अंदर जो पिघला हुआ अर्थ का जो भी पार्ट था, जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और डेंसिटी एंड प्रेशर का होता है, वो जो ऊपर आके लावा में कन्वर्ट हो जाता है. एक्यूमुलेशन एंड कंपैक्शन से क्या बनता है, सेडिमेंट्री रॉक्स. एंड ट्रांसफॉर्मेशन अंडर हीट एंड प्रेशर, ये दोनों इस रॉक्स का जो भी बचा हुआ पार्ट होता है, अगर वो हीट और प्रेशर में जाता है तो वो क्या क्रिएट कर देता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स. इससे हमारी क्या बनती है, अर्थ की जियोलॉजी. द फर्स्ट कम्स द इग्नियस रॉक. ये क्या बनता है, सॉलिडिफाइड फ्रॉम द मैग्मा एंड द लावा फ्रॉम द वॉल्केनो. एग्जाम्पल इसके कुछ याद रखना, देखो ग्रेनाइट हो गया, गैब्रो हो गया, पैगमेटाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, वॉल्केनिक ब्रेशिया हो गया एंड टफ हो गया. इसमें क्या होता है, देखो 2 तरीके की चीज़ें बनती हैं, वेरी लार्ज ग्रेन एंड वेरी स्मॉल ग्रेन. अगर जो मॉल्टन मटेरियल वॉल्केनो के अंदर से आ रहा है वो धीरे धीरे करके कूल होगा, अगर उसको ठंडा होने में टाइम लगेगा, जो कि एक ग्रेटर डेप्थ के अंदर होगा, तो हमें क्या मिलेगी, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. देखो इंट्रूसिव मतलब क्या हो गया, इनसाइड. तो अब इसमें अगर वो कूल धीरे धीरे हो रहा है तो हमें क्या मिलेंगे, मिनरल ग्रेन्स में बी वेरी लार्ज. तो देखो कूल स्लोली, इंट्रूसिव, अंदर ही मतलब उसके, और ये हमें क्या देगा, लार्ज ग्रेन्स. अब इसका ऑपोजिट क्या होता है, स्मॉल ग्रेन का केस. इसकी सडन कूलिंग हो जाती है, एकदम से ठंडा हो जाता है, और ये क्या बनाता है, एक्सट्रूसिव. मतलब एक्सट्रूसिव मतलब
जो वॉल्केनो है उसके बाहर आके जो रॉक्स फॉर्म होती है उसको हम लोग एक्सट्रूसिव बोलते हैं, और जो अंदर ही हो जाती है उसको हम लोग इंट्रूसिव बोलते हैं. एंड दिस रिजल्ट्स इन द स्मॉल ग्रेन्स, एंड वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ द बसाल्ट. नेक्स्ट कम्स द इंटरमीडिएट साइजेस ऑफ द ग्रेन्स. अब ऐसा तो नहीं है कि एक बिग बनेगी एक स्मॉल बनेगी और बीच का कोई साइज नहीं होगा, तो बीच का भी साइज होता है. इंटरमीडिएट कंडीशंस ऑफ कूलिंग वुड रिजल्ट इन इंटरमीडिएट साइज ऑफ ग्रेन्स. तो हमारे पास बिग होती है, इंटरमीडिएट होती है, एंड देन द स्मॉल. स्मॉल में सबसे ज्यादा तेज कूलिंग हो जाती है, बिग में धीरे धीरे करके होती है. तो ये आप डिफरेंस याद रखना. अब फीचर्स क्या क्या होते हैं इसके? फीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर हार्ड, ग्रैनुलर एंड क्रिस्टलाइन. क्रिस्टलाइन मतलब वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में आपको दिख जाएंगी. ग्रैनुलर मतलब छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स के टाइप पे आपको दिखेगी. एंड हार्ड इज द स्ट्रक्चर इज वेरी हार्ड दैट इट इज नॉट इजी टू ब्रेक देम. दे डू नॉट कंटेन द फॉसिल्स, मतलब इसमें कोई भी पास्ट लाइफ का नहीं होता है, तो वी कैन नॉट से कि ये फॉसिल से बनी है. नेक्स्ट, डू नॉट अलाउ वाटर टू पर्कुलेट थ्रू देम. ये क्या होती है? ओपेक इन द स्ट्रक्चर बोल सकते हैं कि इसके आर पार कुछ नहीं जा सकता, तो इसमें जो वाटर आता है वो पर्कुलेट नहीं हो पाता, मतलब इसके गो थ्रू नहीं कर पाता. लेस अफेक्टेड बाय द केमिकल वेदरिंग, इसमें केमिकल वेदरिंग काम नहीं करती है. और नो लेयर लाइक सेडिमेंट्री रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होती है, लेयर्स होती है बहुत सारी. तो इसमें क्या होता है, लेयर्स एब्सेंट होती है. लेस अफेक्टेड बाय द केमिकल वेदरिंग, पर्कुलेशन ऑफ वाटर इज नॉट देयर, डू नॉट कंटेन फॉसिल्स. मतलब अब तुम्हें डाउट होगा कि रॉक्स बनती तो फॉसिल से है, तो इसमें साइन क्यों नहीं होता? यही इसका मेन डिस्टिंग्विश फीचर है कि ये बनेगी फॉसिल से, बट इसके पास क्या होगा, देयर इज नो साइंस ऑफ पास्ट लाइफ, सो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई कि ये कितनी पुरानी है. नेक्स्ट, दे आर हार्ड, ग्रैनुलर एंड द क्रिस्टलाइन. क्रिस्टलाइन यू मीन द क्रिस्टल फॉर्म, एंड द ग्रैन्यूल्स मतलब जो छोटे छोटे दाने होते हैं वैसे. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ मैग्मा सॉलिडिफिकेशन. पहले हम दो टर्म्स को देखेंगे, फिर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे. फर्स्ट इज द माफिक एंड द सेकेंड इज द फेल्सिक. देखो, द टर्म माफिक कम्स फ्रॉम द मैग्नीशियम एंड द फेरिक दैट इज द आयरन, एंड द फेल्सिक कम्स फ्रॉम द फेल्सपर एंड द सिलिका. देखो क्या होता है इसमें, दो बेसिक डिफरेंसेस है वो माफिक और फेल्सिक में क्या है. माफिक क्या होता है, डार्कर कलर का होता है, और फेल्सिक क्या होता है, लाइटर कलर का होता है, बिकॉज इट इज रिच इन सिलिका एंड ऑक्सीजन एंड रिच इन मैग्नीशियम एंड आयरन. कौन होता है, माफिक. तो यह ध्यान रखना, माफिक डार्क कलर का होता है, और ये क्या होता है, मैग्नीशियम और आयरन में रिच होता है, बट इसके पास सिलिका का बहुत ज़्यादा कमी रहती है. बट ये फेल्सिक ऑन द अदर साइड इज रिच इन सिलिका एंड ऑक्सीजन, बट इट इज लाइटर इन कलर. देन वी विल कम टू द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. तो ये क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा बिलो द अर्थ सरफेस. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द एक्सट्रूसिव एंड द इंट्रूसिव पार्ट. इसके एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं, द ग्रेनाइट, द एब्रो. एब्रो क्या होता है, माफिक इग्नियस रॉक इक्वल टू एक्सट्रूसिव द बसाल्ट. Next comes the pegmatite and the diorite. Then the extrusive igneous rocks जो कि बाहर आके formation होती है. If the magma reaches the surface and the emerges as lava, it forms extrusive igneous rocks. इसके examples क्या होंगे, basalt and andesite and the rhyolite. अब देखो इसमें differences हैं. Through this image we can identify कि intrusive और extrusive rocks में basically difference क्या होता है. देखो यहाँ से magma गया ऊपर, ठीक है, यहाँ पे आके ठंडा हुआ, फिर उसके बाद इसने क्या करी, ये 3 रॉक्स बनाई, ठीक है. बट यहाँ पे भी क्या करी, इसने थोड़ी रॉक्स बनाई, ग्रेनाइट बना दिया, डायोराइट बना दिया, गैब्रो बना दिया. तो ये क्या हो गई, इंट्रूसिव रॉक्स हो गई, और जो बाहर आके बनी वो क्या हो गई, एक्सट्रूसिव रॉक्स हो गई. वी कैन सिंपली आइडेंटिफाई इनसाइड एंड आउटसाइड फ्रॉम द टर्मिनोलॉजी कि इनसाइड इंट्रूसिव है और आउटसाइड क्या है, एक्सट्रूसिव है. एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव. अब क्लासिफिकेशन करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन. देखो, दोज विद हाई प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका आर नोन एज एसिडिक रॉक्स. तो अगर सिलिका ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा, एसिडिक रॉक्स क्रिएट करेगा. दोज विद हाई प्रोपोर्शन ऑफ बेसिक ऑक्साइड्स एंड आर डेंसर एंड डार्कर इन द अपीयरेंस आर नोन एज बेसिक रॉक्स. अगर बेसिक ऑक्साइड्स ज्यादा होंगे तो वो क्या होगी, डेंसर भी होगी, डार्कर इन कलर भी होगी, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिक रॉक्स बोलेंगे. तो एसिडिक रॉक्स में सिलिका ज्यादा होता है, और जो बेसिक रॉक्स होती है उसमें सिलिका कम होता है, बेसिक ऑक्साइड्स ज्यादा होते हैं. फेल्सिक रॉक्स एंड माफिक रॉक्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, वी विल रिवाइज इट अगेन. फेल्सिक रॉक्स क्या होती हैं, रिच इन सिलिका, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, सोडियम एंड पोटेशियम. माफिक रॉक्स क्या होते हैं, रिच इन मैग्नीशियम एंड आयरन, एंड सिलिका इसमें क्या होता है, ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है.
नेक्स्ट कम्स द अल्ट्रामाफिक. अल्ट्रामाफिक है तो मतलब हाईली डोमिनेटेड बाय द मैग्नीशियम एंड द आयरन. नेक्स्ट कम्स आर सेडिमेंट्री रॉक्स. इट इज द रिजल्ट ऑफ द फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक. जैसे जैसे छोटे छोटे टुकड़े आते जाते हैं वो आपस में कॉम्पैक्ट होके क्या करेंगे, एक रॉक बना देंगे. इसकी वजह से हमको क्या मिलती है, एक तरीके की लेयर्ड स्ट्रक्चर मिलता है जो कि इग्नियस रॉक में एब्सेंट होता है. ये क्या बनती हैं, रॉक्स बाय एक्सोजीनियस प्रोसेसेस. एक्सो मतलब एक होती है एंडो, एक होती है एक्सो. एक्सो मतलब जो आउटसाइड इन्फ्लुएंस से होता है. अब जैसे वेदरिंग हो गई मतलब चट्टानें टूट गई या इरोजन हो गया तो इसकी वजह से ये रॉक्स का क्या होता है, डिपोजिशन होता है और ये क्या बनाती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बनाती हैं. दीज डिपॉजिट्स थ्रू कॉम्पैक्शन टर्न्स इनटू रॉक. कॉम्पैक्शन मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट तरीके से मतलब एक के ऊपर एक दबती जाती हैं और एक रॉक का फॉर्म करती हैं. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज लिथिफिकेशन. तो हम लोग क्या बोलेंगे, जब डिपोजिशन होता है फ्रेगमेंट्स का बिकॉज ऑफ द एक्सोजीनियस प्रोसेसेस लाइक वेदरिंग और इरोजन, तो छोटे छोटे टुकड़े जो कॉम्पैक्शन के फॉर्म में आप एक दूसरे के ऊपर आते जाते हैं, इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लिथिफिकेशन बोलते हैं. अब इसमें 3 तरीके की प्रोसेस काम करती हैं. देखो, मैकेनिकली फॉर्म्ड, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड एंड केमिकली फॉर्म्ड. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं. देखो पहले मैकेनिकली फॉर्म्ड कैसे बनता है. ये बनता है फ्रॉम द ब्रोकन पीसेस ऑफ अदर रॉक्स. जो रॉक टूट गई हैं उसके बाद जो उसके छोटे छोटे टुकड़े हैं वो अगर मैकेनिकली कॉम्पैक्शन करेंगे तो हमको क्या मिलेगी, मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक मिलेगी, जैसे कि सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, शेल एंड द लुइस. नेक्स्ट इज ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड. इसमें क्या क्या होगा, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो जैसे रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मतलब हम लोग वी कैन सिंपली से दैट द फॉसिल्स. तो ये फॉसिल से बनती है और इसका एग्जांपल्स क्या होता है, द चॉक, लाइमस्टोन, द कोल एंड द गेसराइट. नेक्स्ट कम्स द केमिकली फॉर्म्ड. जब मिनरल डिजॉल्व हो जाता है वाटर में और सेटल आउट होता है, सेटल आउट मतलब प्रेसिपिटेट बना देता है, उसके बाद जो सेडिमेंट्री रॉक बनती है उसको हम लोग केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं. और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, रॉक सॉल्ट, जो हम लोग काला नमक खाते हैं वो ये है, डोलोमाइट, चॉर्ट, हेलाइट एंड द पोटैश. देखो फोलिएटेड है, इसमें डिफरेंट लेयर्स दिख रहे हैं, मतलब बहुत सारे डिफरेंट रॉक्स क्या है, आपस में कॉम्पैक्शन लिथिफिकेशन की प्रोसेस से सेडिमेंट्री रॉक बनी है. और इसमें नॉन फोलिएटेड भी होता है. फीचर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ लेयर्स एंड कंटेन फॉसिल्स. फॉसिल्स कहाँ नहीं होते, इग्नियस में नहीं होते. मोस्ट ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स आर परमिएबल एंड पोरस. पोरस मतलब इसमें छेद मिलेंगे आपको ऐसे छोटे छोटे, और परमिएबल मतलब वाटर इसके पास थ्रू हो सकता है. नेक्स्ट कम्स आर मेटामॉर्फिक रॉक्स formed out of existing rocks that undergo recrystallization. देखो क्रिस्टलाइजेशन हो गया मतलब कॉम्पैक्शन हो गया, एक तरीके से बहुत सारे टुकड़े आए, उन्होंने एक रॉक बना दिया, फिर वो टूट गई और फिर जो उसका रिक्रिस्टलाइजेशन होके एक रॉक फॉर्म हुई उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स. अब इसमें 2 तरीके की होती है, फोलिएटेड रॉक्स एंड नॉन फोलिएटेड रॉक्स. ये देखो यहाँ पे दिखाई थी फोलिएटेड, नॉन फोलिएटेड. ये फोलिएटेड रॉक्स तो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स हो गई बिकॉज हमने देखा था इसमें लेयर्स होती हैं, तो ये हम यहाँ पे देख लेंगे. बट मेटामॉर्फिक में क्या होती है, फोलिएटेड भी दिखती है और नॉन फोलिएटेड भी दिखती है, कि आपको लेयर्स के साथ भी मिलेगी कुछ चट्टानें, बट आपको कुछ चट्टानें ऐसी भी मिलेगी जो नॉन फोलिएटेड होती है. दिस इज बिकॉज मेटामॉर्फिक रॉक्स 2 रॉक्स पे काम करती हैं. उसमें इग्नियस रॉक्स भी आती हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स भी आते हैं. अगर सेडिमेंट्री रॉक्स आ गई तो फोलिएटेड बन जाएगी, इग्नियस रॉक्स आएगी तो नॉन फोलिएटेड बन जाएगी. ठीक है, अब इसमें देखो मेटामॉर्फिक रॉक्स को हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं 2 ग्रुप्स हैं, फोलिएटेड एंड नॉन फोलिएटेड. अब इसके एग्जांपल्स हैं नीस, स्लेट, शिस्ट, मार्बल, क्वार्ट्जाइट एक्सेट्रा. फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती है, नीस, पाइलाइट, सिस्ट जैसी स्लेट, विच हैव लेयर्ड और बैंडेड अपीयरेंस. ये देख लो बैंडेड अपीयरेंस मिलती है, एंड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सपोजर टू हीट एंड डायरेक्ट प्रेशर. तो अगर हीट और डायरेक्ट प्रेशर लग रहा है तो वो क्या होगा, आपस में कॉम्पैक्ट होती जाएंगी डिफरेंट लेयर्स एंड डिफरेंट रॉक्स, जिसकी वजह से हमें फोलिएटेड स्ट्रक्चर मिलेगा. नेक्स्ट कम्स द नॉन फोलिएटेड पार्ट. अब ये मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसी होती हैं, सच एज मार्बल, क्वार्ट्जाइट, which do not have the layered or the banded appearance, just like this. So you can refer to the diagram which will make you understand the better. The structure will remain in your head कि कैसा foliated लगता है और कैसा non foliated लगता है. नेक्स्ट कम्स आर रॉक साइकिल. इससे हमें पता चलेगा कि कैसे रॉक्स कैसे दूसरी रॉक में बदल जाती है और कौन सी रॉक किस रॉक का फॉर्मेशन कर सकती है. तो रॉक साइकिल इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस वेयर ओल्ड रॉक्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू वंस
over the time. तो igneous rocks starting point होता है rock cycle का, जहाँ पे other types of rocks formed होती है from them. तो igneous rock क्या है, एक तरीके से primary हमारी first rock है जिससे other rocks formed होती है. Igneous rocks can change into either sedimentary or metamorphic rocks. द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है, फ्रेगमेंट्स आते हैं कुछ कुछ इग्नियस रॉक से, मेटामॉर्फिक रॉक से, और वो कम टुगेदर होकर क्या बना देती हैं, सेडिमेंट्री रॉक बना देती है. क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है, सेडिमेंट्स क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े ऑफ द रॉक्स. तो वो इग्नियस से आया, मेटामॉर्फिक रॉक से आया, उनको क्या करना है, कॉम्पैक्शन करना है, लिथिफिकेशन प्रोसेस करनी है जो हमने ऊपर सीखी थी, और उससे क्या बना देनी है, एक रॉक बना देनी है, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक. नेक्स्ट कम्स द फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, जो हमें दो प्रकार की मिलती है, दैट इज फोलिएटेड एंड नॉन फोलिएटेड. एंड देन द इग्नियस रॉक्स, जो हमारा फर्स्ट मेन रॉक होता है जिससे सारी चीजें बनती हैं. लेट्स सी द रॉक साइकिल स्ट्रक्चर. सो फर्स्ट देखो मैग्मा, द मेल्टेड पार्ट. अब ये कूल हुआ तो इसने क्या बनाई, इग्नियस रॉक बनाई. बट इग्नियस रॉक एक तरीके की नहीं बनाई, दो तरीके की बनाई. इंट्रूसिव भी बनाई और एक्सट्रूसिव भी बनाई. ठीक है. देन कम्स द इरोजन पार्ट. अब इग्नियस रॉक का क्या हुआ, इसमें कौन सी प्रोसेसेस लगी, एक्सोजिनस, जो आउटसाइड प्रोसेसेस को बोलते हैं. अब इसमें इरोजन हुआ तो इग्नियस रॉक टूट गई. टूट के बाद क्या बनी, सेडिमेंट बनी. अब सेडिमेंट्स को हम लोग सेडिमेंट्री रॉक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े हैं हमारे पास, इनको हम लोग क्या करेंगे, कॉम्पैक्शन, सीमेंटेशन, दबाएंगे इनको एक साथ. तो दबा के हमने क्या बना दी, सेडिमेंट्री रॉक बना दी. अब इसमें सेडिमेंट्री रॉक में हम मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनाएंगे, जब हम इसमें हीट और प्रेशर अप्लाई करेंगे, हीट एंड प्रेशर ऑफ इक्वल अमाउंट्स लगेगा, देन ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी. अब मेटामॉर्फिक को हमने दोबारा हीट कर दिया तो ये क्या हो गई, पिघल गई, और फिर से क्या हो गई, मैग्मा बन गई. अब ये तो हमारी हो गई फर्स्ट सर्कल ऑफ द रॉक साइकिल. ठीक है. अब इसका सेकंड सर्कल क्या चलता है, देखो इग्नियस रॉक से हम डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक बना सकते हैं, यस. क्या हम सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक बना सकते हैं, यस. मेटामॉर्फिक रॉक से सेडिमेंट्स बना सकते हैं, यस. तो कैसे बना सकते हैं, देखो इग्नियस रॉक्स में जब हम हीट और प्रेशर लगाएंगे, क्योंकि मेटामॉर्फिक रॉक बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हीट एंड प्रेशर. हमने इग्नियस रॉक में भी हीट एंड प्रेशर लगा दिया तो हमारे पास क्या बन गई, मेटामॉर्फिक रॉक बन गई. अब देखो सेडिमेंट रॉक्स जब हमने हीट एंड प्रेशर में डाली तो भी मेटामॉर्फिक बनी, इग्नियस रॉक्स में डाली तो भी मेटामॉर्फिक रॉक्स बनी. अब यहाँ सेडिमेंट्स में डालेंगे हीट एंड प्रेशर तो हमें फोलिएटेड मिलेगी, यहाँ पे हमें नॉन फोलिएटेड मिलेगी. ठीक है, फोलिएटेड नॉन फोलिएटेड, ये रहा देखो, ये सेडिमेंट का है और ये इग्नियस रॉक का है. फिर हम मेटामॉर्फिक में वेदरिंग और इरोजन कर देंगे तो हमें क्या मिलेंगे, छोटे छोटे टुकड़े मिल जाएंगे, और छोटे छोटे टुकड़े कहाँ पे जाएंगे, सेडिमेंट्स वाले पोर्शन में जाएंगे. फिर इसका कंपैक्शन और सीमेंटेशन करके हम लोग सेडिमेंट्री रॉक बना सकते हैं. और सेडिमेंट्री रॉक्स में अगर इरोजन हो गया तो वापस हम सेडिमेंट्स पे पहुंच गए. तो ये साइकिल हमारी रॉक साइकिल ऐसी बनती रहती है. लेट्स सी द कंक्लूजन एंड फिनिश दिस चैप्टर. सो द कंक्लूजन इज, रॉक्स क्या होते हैं, एक नेचुरल फॉर्मेशन होते हैं जो जियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो ओवर टाइम प्लेस लेती हैं उससे बनते हैं. इनको हम लोग तीन टाइप्स में मेनली सिग्निफाई करते हैं, दैट इज इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. इन ईच रॉक का अलग अलग डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इनको आपस से अलग करता है, बट ये आपस में एक दूसरे का पार्ट भी ले सकती हैं, जैसे कि हमने रॉक साइकिल में देखा. देन दे प्रोवाइड द इंसाइट्स इनटू अर्थ हिस्ट्री एंड द लैंडस्केप ऑफ कोर्स, एंड अंडरस्टैंडिंग रॉक्स इज एन एसेंशियल part for various fields like construction to archaeology, and it helps to unravel the earth's past and the present conditions. तो अगर rocks नहीं होगी, क्योंकि हमने देखा था डायरेक्ट सोर्सेज में हम लोग rocks का भी इस्तेमाल करते हैं just to know what's there inside the earth. So that is there in the whole chapter. Today we have read about the बेसिक्स ऑफ जोग्राफी, कि हमारी अर्थ कैसी है, हमें क्या क्या इसके बारे में पता होना चाहिए, हमारी क्रस्ट कैसी है, मेंटल कैसा है, कोर कैसा है, और रॉक्स का फॉर्मेशन कैसा होता है, रॉक्स किस तरीके से काम करती है. आई होप you enjoyed the session and understand the concept, and if any doubts you can contact me and we can discuss it again. Thank you very much.